माय डियर स्टूडेंट, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर 5 भारत अर्थात इंडिया का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 चैनल पे कंप्लीट कर दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन का आंसर कॉपी पे यहाँ पेज पे बनाई हूँ, क्योंकि बुक में पहले आंसर नहीं दिया है, पहले नहीं बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत को हम प्राचीन और आधुनिक भारत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दो तरह से करेंगे, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत 250 सामान्य संवत पूर्व भारत में क्या था, आज के जो बंगाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का हिस्सा भी शामिल था। आज का जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान, ये सब इंडिया में शामिल था। सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व पूरे भारत पर शासन किया था। भारत में महाभारत, वेद, पुराण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ, समृद्ध संस्कृति थी। लोगों को भूगोल और प्रशासन का ज्ञान था। आज से 250 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ भी 250 ही लिखा है। तो अब आधुनिक भारत के रूप में कैसे परिभाषित करते हैं, तो देखिए आधुनिक भारत की सीमाएं जो है निर्धारित और ज्ञात जनसंख्या है। भारत को राज्यों का संघ, लिखित शासन, लिखित संविधान और विकास के लिए संघर्षरत देश है। देखिए संघर्षरत पे छूट गया है, ऐसे होता है ना संघर्ष। फिर से लिखते हैं, संघर्षरत। भारत एक संघर्षरत देश है। अब एक और क्वेश्चन था फर्स्ट जो है, इस अध्याय में प्रारंभ में दिए गए महाद्वीप के भौतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए। वे कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे आप समझ सकते हैं। तो इसके आंसर करने के लिए क्या करेंगे, चारों पहले दिशाएं लिख देंगे। एक तरफ प्राकृतिक सीमाएं, तो उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। ये हम लोग जानते हैं बाउंड्री। और एक और क्वेश्चन था इसी में, भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे। भारत के प्राचीन नामों में से सप्त सिंधव, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदू, इंदोई, इंडिके, सिंधु, तेंजू शामिल है। ये नाम ऋग्वेद, महाभारत जैसे ग्रंथों और अशोक जैसे प्राचीन शासकों के शिलालेखों से लिए गए हैं। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 79 के 54 में फिर देखिएगा आप लोग, बीच बीच में जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को कर दिया गया, एक भी क्वेश्चन बीच से नहीं। देखिए क्वेश्चन हम भी कराए हैं जस्ट यहाँ पे, ये भी कंप्लीट हो गया। और आगे देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 79 का। देखिए यही है, जिन क्षेत्रों के आप पहचान सकते हैं उनकी सूची बनाइए। क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मैं पहले एक बार दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ बीच से क्वेश्चन लिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे आइए विचार करिए, ये भी क्वेश्चन है, सबका आंसर बनाई हूँ, आप मिलाकर देखते जाइएगा अपनी बुक से। एक ये है, ये भी क्वेश्चन, जितना आइए विचार कर लिखा है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस पीडीएफ में कर चुके हैं। देखिए ये है पता लगाने के लिए कि इस तालिका को पूरा करना है, किसकी कौन सी भाषा है, तो ये भी है। फिर यहाँ पे हम लोग सही गलत दिया गया है। आरंभ में जो उदाहरण हम पढ़े थे, कोटेशन एक श्री अरविंद का है, उस कोटेशन का मतलब चर्चा करना है, उसको लिखना है।
सही गलत करेंगे। 3 क्वेश्चन है। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं अपनी जहाँ थे वहाँ। तो हम लोग थे यहाँ जो पृष्ठ 54-79 पे जो मानचित्र का जो था 5.4 में दिए कुछ चित्र की पहचान कर सकते हैं जिनके बारे में आप सुने हैं। तो चित्र में अच्छे से आप देखिएगा तो पता चलेगा आपको। उस चित्र में सौराष्ट्र, चोल, कलिंग, ये कलिंग है, बंग, काशी, कोसल, अवंती, गंधार आदि, मतलब ये सब उस चित्र में हम लोग पहचान सकते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन, हिमाच्छादित पर्वतों को पहचानते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत का यह संक्षिप्त विवरण सही है? हाँ, मैंने हिम आच्छादित पर्वतों को पहचाना है। भारत को समुद्र के उत्तर बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित भूमि के रूप में वर्णित करना सही है, क्योंकि यह भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता है, इसलिए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र जो है 5.5 पृष्ठ 82 पे होगा। भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ में क्या आप इंडिया अथवा भारत को समझ सकते हैं? तो हाँ, भारत को हिंदुस्तान या भारत राज्यों का संघ है, इस तरह हम लोग समझते हैं। अब आते हैं वो डायग्राम वाला क्वेश्चन पे, जो डायग्राम था कि फारसी में क्या हिंदुस्तान, यूनानी में इंडिके नाम जो था इंडिया का, लैटिन में भारत, चीनी में हिंदू तियांजू, अंग्रेजी फारसी में हिंद हिंदू, अंग्रेजी में इंडिया, फ्रेंच में इंडे, ये सारा नाम था। अब है अध्याय के आरंभ में जो उद्धरण दिया था उसका क्या अर्थ है, उसको चर्चा करना है। तो एक बार उद्धरण मैं दिखा देती हूँ, उद्धरण किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये उद्धरण है, पहले इस उद्धरण को लिख लेंगे और इसके बारे में हम लोग फिर, अभी हम लोग उद्धरण को देखे थे, फर्स्ट पेज पे था, तो उस उद्धरण को यहाँ हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए इसको बड़ा करते हैं, आशा अब अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा। श्री अरविंद के अनुसार भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और 2 समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। तो ये उद्धरण था उसमें, उसको हम पहले लिख लेंगे, फिर लिखेंगे श्री अरविंद का यह उद्धरण बताता है कि भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता बहुत पहले स्थापित हो गई थी और हिमालय और समुद्र के बीच रहने वाले लोगों के लिए यह जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप को परिभाषित करने वाले गहरे सांस्कृतिक संबंधों को और साझा विरासत पर जोर देता है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को देखिए, पहला है ऋग्वेद में भारत, मतलब संपूर्ण भारत के भूगोल का वर्णन किया गया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया। क्वेश्चन ये बन सकता है, विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया है? कभी नहीं, ये भी गलत होगा। अशोक के समय जम्बू द्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान सम्मिलित है। बिल्कुल सही है, हम लोग पढ़े थे कि वो सब कुछ था। भारत में कश्मीर, कच्छ, केरल सबको सूची, महाभारत में कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। तो हाँ जी, ऐसा जिक्र मिलता है महाभारत में। ये सब आगे है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से भी पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में किया गया था। ये गलत है। प्राचीन काल में फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग धर्म के लिए किया गया? नहीं, ऐसा गलत है। ये देश के लिए किया गया है। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडियो को भारत का नाम दिया गया था? गलत, ये भी नहीं था। वो लोग इंडिया बोल रहे थे। अब है, यदि आपका जन्म
2000 वर्ष पूर्व हुआ हो और आपको अपने देश का नामकरण करने का अवसर मिलता हो तो आप अपनी कल्पना शक्ति से मतलब कि नाम चयन करना है, तो आप लोग नाम चयन करेंगे। ऐसे मुझे जहाँ तक समझ आया आपके बुक पढ़ने के उपरांत कि 2000 साल पहले अगर पैदा हुआ होता तो मैं सरस्वती नदी के सम्मान में देश का नाम सरस्वती देश रखता, क्योंकि जो उस समय का ऋग्वेद है उसमें गंगा नदी का जिक्र नहीं है, यमुना का एक जगह है, सिर्फ सरस्वती नदी का ही जिक्र है। तो उस नदी के नाम पे रख देते देश का नाम, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में एक पवित्र और महत्वपूर्ण नदी के रूप में किया गया। यह जीवन और संस्कृति को बनाए रखने के लिए नदियों के महत्व को दर्शाता है। अब है प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा क्यों करते थे, इस प्रकार की पीछे उनका क्या उद्देश्य और कारण था। तब हमें जहाँ तक पता है, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं सुने हैं कि व्यापार और वाणिज्य जो था उसका पहला उद्देश्य था, पहला कारण था जिसके कारण यात्रा करते थे। भारत अपने मसालों, रेशम, वस्त्रों और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। विदेशी व्यापारी इन वस्तुओं को व्यापार के लिए भारत आते थे। ठीक, अब तीर्थ यात्रा भारत अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध था। विभिन्न देशों के लोग यहाँ विभिन्न पवित्र स्थलों की या तीर्थ यात्रा करने और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति करने के लिए आते हैं। थैंक्स फॉर। अब एक और है इसका पॉइंट, राजनीतिक और कूटनीतिक उद्देश्य। तो राजनीतिक विभिन्न देशों के शासक भारत के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने और कूटनीतिक समझौते को करने के लिए यहाँ आते थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर